बीबीसी दुनिया में आज देखिए क्या तेजी से फैलता डेल्टा वेरिएंट खतरे की आहट है। अमेरिका और यूरोप के अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया और जापान में भी तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मामले। भारत में भी लगातार 2 दिनों से 40,000 से ज्यादा नए केस। क्या टीकाकरण भी नहीं रोक पा रहा है डेल्टा वेरिएंट को? कवर स्टोरी में करेंगे इसी की पड़ताल। बीबीसी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पायल भुयन। बेहद संक्रामक डेल्टा वेरिएंट के खतरे पर होगी बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। ICMR सीरो सर्वे में आया सामने भारत के 8 राज्यों में 70% आबादी में बनी एंटीबॉडीज। केरल में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, केंद्र सरकार भेजेगी टीम। अमेरिका में बढ़ी अर्थव्यवस्था की रफ्तार, साल की दूसरी तिमाही में 6.5% की दर से बढ़ी अमेरिकी अर्थव्यवस्था। सरकारी राहत पैकेज से मिली बड़ी मदद, महामारी के पहले के दौर जैसी हुई आर्थिक गतिविधियां। भारत की स्टार खिलाड़ी MC मैरीकॉम ने ओलंपिक को कहा अलविदा। बॉक्सिंग में 6 बार की विश्व चैंपियन रही मैरीकॉम कोलंबिया की खिलाड़ी से हारी। मैरीकॉम ने 2012 लंदन ओलंपिक में जीता था कांस्य पदक। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट दुनिया के कई देशों में तेजी से फैल रहा है। लग रहा था जैसे अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में जिंदगी पटरी पर लौट रही है, महामारी काबू में आ रही है। अब वहां भी डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। ऐसे में कई देश तो दोबारा कोविड प्रतिबंध लगाने की सोच रहे हैं, तो कई इसे रोकने के लिए नए उपाय ढूंढ रहे हैं। भारत में भी पिछले 2 दिनों से फिर नए मामले बढ़ रहे हैं। क्या ये आने वाले एक और खतरे की आहट है? इसी की बात आज कवर स्टोरी में। लग रहा था कि कोरोना पर जंग अब जीत के करीब पहुंच रही है, पर तभी डेल्टा वेरिएंट ने दुनिया की मुश्किलें बढ़ा दी। भारत में भी कोरोना के मामलों में 2 दिनों में उछाल नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 43,509 मामले सामने आए हैं। इन दिनों कोरोना संक्रमण के नए मामले सबसे ज्यादा केरल से आ रहे हैं, इसलिए वहां वीकेंड लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। तो वहीं अमेरिका, ब्राजील और इंडोनेशिया समेत दुनिया के कई देशों के हाल देखकर जानकार इसे कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आहट के रूप में भी देख रहे हैं। जुलाई में हालात ज्यादातर काबू में नजर आ रहे थे, लेकिन अब बढ़ते संक्रमण और कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। भारत में वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो 45 करोड़ से ज्यादा लोगों को डोज दी जा चुकी है। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो भारत को जितने टीके की जरूरत है उसके अनुपात में टीकाकरण अभियान जो है वो थोड़ा धीमा जरूर चल रहा है। हाँ, एंटीबॉडीज को लेकर एक आंकड़ा खुश होने के लिए जरूर यहां पर मौका दे सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के चौथे सीरो सर्वे में देश के 8 बड़े राज्यों की 70% आबादी में एंटीबॉडीज पाई गई हैं। इंडोनेशिया भी डेल्टा वेरिएंट की भयानक मार झेल रहा है। संक्रमण के नए मामलों की लिस्ट में भारत और ब्राजील से भी आगे निकलकर ये महामारी का केंद्र बन गया है। बुधवार को वहां अब तक की सबसे ज्यादा 2000 मौतें हुई हैं। ये हाल कोरोना से जुड़ी जो पाबंदियां वहां पे थी उसमें ढील देने के अगले ही दिन हुआ। बीबीसी इंडोनेशिया की संवाददाता वाल्दिया बारापुत्री उन कर्मचारियों के साथ रही जो सेल्फ आइसोलेशन में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों के घर में जाते हैं और उनका अंतिम संस्कार करते हैं। इंडोनेशिया में पुलिस और दमकल कर्मी मिलकर उन मरीजों के मृत शरीरों को संभाल रहे हैं जिन्होंने घरों में रहते हुए कोरोना वायरस से जान गंवा दी। इनमें से कई वो लोग थे जिन्हें अस्पताल भरे होने की वजह से लौटा दिया गया था। हम आपको ये तो नहीं दिखा सकते कि घर के अंदर क्या हो रहा है। ऐसा करना मृतक और उनके परिवार के लिए ठीक नहीं होगा। अभी टीम मृत शरीर का रखरखाव कर रही है। वो उसे कफन में लपेटते हैं और ज्यादातर मौकों पर सुरक्षा के लिहाज से पहले से पहने हुए कपड़े हटा देते हैं। फिर वो लाश को ताबूत में रखते हैं और मृतक के धर्म के अनुसार उसके लिए प्रार्थना करते हैं। ये पूरा परिवार संक्रमित है और पिछले 1 हफ्ते में इस घर में 2 मौतें हुई हैं।
Nah, setelah istrinya meninggal, पहले दादी का अस्पताल में देहांत हुआ, फिर उसी दिन बाद में टेस्ट रिजल्ट के जरिए पता चला कि दादा भी संक्रमित हैं। पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित था, जिसकी वजह से वो अस्पताल भी नहीं जा पाए। menantunya tadi. अधिक संक्रामक डेल्टा वेरिएंट की वजह से यहाँ संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ये कोविड-19 रिस्पांस टीम अभी तक रोजाना 2 से 3 बॉडी हैंडल कर रही है। अब इन्हें रोजाना 50 से ज्यादा फोन्स आ रहे हैं, लेकिन ये केवल 10 से 12 घरों की मदद ही कर पा रहे हैं। एक स्थानीय क्राउड सोर्सिंग वेबसाइट लापोर कोविड-19 महामारी की शुरुआत से डेटा इकट्ठा कर रही है। वेबसाइट के मुताबिक जून की शुरुआत से अब तक देश भर में कुल 2700 लोगों की घरों में मौत हो चुकी है। राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इंडोनेशिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले द्वीप जावा और इसके अलावा बाली में आंशिक तौर पर लगा लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हालांकि लोगों को रेस्टोरेंट और ठेलों पर अधिकतम 20 मिनट तक खड़े रहकर खाने पीने की इजाजत है। Kita tahu saat ini sudah terjadi tren perbaikan dalam pengendalian pandemi COVID-19. Laju penambahan kasus, bor, dan positivity rate mulai menunjukkan tren penurunan seperti yang terjadi. इस ऐलान के 2 दिन पहले ही इंडोनेशिया में एक दिन में रिकॉर्ड 1,500 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। सरकार ने अकेले जकार्ता में ही कम से कम 7 कोविड-19 कब्रिस्तान तय किए हैं। ये कब्रिस्तान जल्द ही भर जाएंगे। As you can see behind me, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ मशीन से नई कब्र खोदी जा रही है और पुरानी कब्रें बंद की जा रही हैं। लाशें लाने वाली एम्बुलेंस एक के बाद एक आती जाती हैं। यहाँ मौजूद कर्मचारी एक दिन में 200 से ज्यादा लाशें दफन कर रहे हैं। more than 200 bodies in a day. इंडोनेशिया में दर्ज किए जा रहे कोरोना संक्रमण के नए मामले दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। इसी के साथ धीमा टीकाकरण, सीमित टेस्टिंग और डेल्टा वेरिएंट में बढ़ोतरी का मतलब है कि इन टीमों को इसी तरह 24 घंटे काम करते रहना होगा। तो वहीं अमेरिका में भी डेल्टा वेरिएंट के मामले बढ़ने से चिंता बढ़ने लगी है। पहले वहां मास्क के नियमों में ढील दे दी गई थी। कैलिफोर्निया अमेरिका के उन राज्यों में से एक है जहां पर सबसे ज्यादा आबादी टीका लगवा चुकी है। अब यहां पर फिर से सार्वजनिक स्थानों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। Well, here's the truth. If you're fully vaccinated, you're safer with a higher degree of protection. But if you're not vaccinated, you are not protected. And now, what we have now is a pandemic of the unvaccinated. राष्ट्रपति का संदेश साफ था, मगर कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और अब हालात चिंताजनक हो रहे हैं। हम गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर आप नए संक्रमण में आए उछाल को देखें तो ये टीका न लगवाने वालों के कारण आया है। समस्या ये है कि देश की आधी आबादी का पूरा टीकाकरण नहीं हुआ है। 50% of the country is not fully vaccinated. That's a problem. और अलाबामा जैसे कुछ राज्यों में टीकाकरण की दर बहुत कम है। इसी कारण आशंका जताई जा रही है कि यहाँ एक बार फिर इंटेंसिव केयर यूनिट्स पूरी तरह भर सकती हैं। कोरोना के नए मामले उन लोगों के कारण आ रहे हैं जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है। अस्पताल में भर्ती होने वाले लगभग 100% लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है और मरने वालों में भी ज्यादा संख्या इन्हीं की है। ये लोग खतरनाक जीवन शैली अपना रहे हैं और खुद को कष्ट दे रहे हैं। ईस्ट कोस्ट से लेकर वेस्ट कोस्ट तक प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि लोग जिम्मेदार बने। जो कोई अभी कोविड के कारण अस्पताल में भर्ती हैं या फिर आईसीयू में हैं, वो अपने फैसले की वजह से हैं, क्योंकि उन्होंने टीका लगवाने की जहमत ही नहीं उठाई। इस दिशा में काम करने की जरूरत है। मगर ये अमेरिका है, जहां आपको पूरी आजादी है वैक्सीन ना लगवाने की भी। कैलिफोर्निया के ऑरेंज काउंटी में बड़ी संख्या में लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। गंभीर रूप से बीमार होने के बावजूद लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे। मुझे लगता है ये किसी का अपना फैसला है। इसके कई सारे पहलू हैं, राजनीति भी इसमें शामिल है। बेहद संक्रामक डेल्टा वेरिएंट के कारण मामलों में आए ताजा उछाल के कारण एलए काउंटी ने इमारतों के अंदर मास्क पहनना फिर अनिवार्य कर दिया है। उनके लिए भी जिन्होंने टीके लगवाए हैं। राज्य भी ऐसी ही व्यवस्था अपना सकते हैं, क्योंकि अमेरिका एक बार फिर नाजुक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। छोटे से ब्रेक के बाद देखिएगा
एशिया में डेल्टा वेरिएंट के मामले बढ़ने से कई देशों में बढ़ी चिंता। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, आपके साथ पायल भुयन। कोविड का डेल्टा वेरिएंट एशियाई देशों में भी कहर बरपा रहा है। कोविड मामलों से ठीक से निपटने के लिए शुरुआत में इन्हीं देशों की तारीफ हो रही थी, लेकिन अब तमाम कोशिशों के बावजूद अब यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं। थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान और मलेशिया में कोविड के रिकॉर्ड मामले बढ़ रहे हैं। महामारी की शुरुआत के बाद ये अब तक के सबसे ज्यादा नए मामले हैं। हालात ये हैं कि मलेशिया में अस्पताल भर गए हैं और वहाँ नए मरीजों को भर्ती नहीं हो कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वहां पर संक्रमण के मामले कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। जापान में संक्रमण के रिकॉर्ड मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। मुख्य स्वास्थ्य सलाहकार ने सरकार से अपील की है कि वो कोविड-19 को लेकर लोगों को कड़ा और साफ संदेश दे। टोक्यो, जहां ओलंपिक्स का आयोजन हो रहा है, वहां तो हालात और ज्यादा खराब है। महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक सबसे ज्यादा 4000 मामले कल सामने आए। तो वहीं इंडोनेशिया, म्यांमार जैसे देशों में बढ़ता संक्रमण और ऑक्सीजन की कमी फिक्र बढ़ा रही है। इधर डेल्टा वेरिएंट की वजह से इजरायल में 60 साल से के ऊपर लोगों को वैक्सीन की तीसरी डोज देने की तैयारी हो रही है। हालांकि इसे लेकर अभी कोई ऐलान नहीं किया गया है। वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट की वजह से वैक्सीन का असर कम हो रहा है। इजराइल टीकाकरण के मामले में सबसे आगे रहा है। वहां बड़ी आबादी का टीकाकरण काफी पहले ही पूरा हो चुका है। कोरोना वायरस तेजी से म्यूटेट भी हो रहा है, जबकि कई सारे देशों में वैक्सीनेशन बहुत सुस्त रफ्तार से चल रहा है। अब तो उन देशों में भी मामले बढ़ने लगे हैं जहां पर वैक्सीनेशन की दर काफी अच्छी रही है। इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है बेहद संक्रामक डेल्टा वेरिएंट को। भारत भी कुछ समय से रोज जो डोजेस दी जा रही है उसकी संख्या बढ़ा नहीं पा रहा है। इसकी वजह आखिर है क्या, और जिन्हें टीका लग चुका है वो नए वेरिएंट से कितने सुरक्षित है? इन सब बातों को लेकर बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर ने एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर एमसी मिश्रा से बात की और पूछा कि डेल्टा और कोरोना के नए वेरिएंट्स दुनिया के लिए कितने खतरनाक हैं। दुनिया में अगर आप देखें, भारत में भी जो दूसरी लहर का जो कहर था वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही था, और अब पूरे विश्व में डेल्टा वेरिएंट 80% डेल्टा वेरिएंट ही मिला है जीनोमिक सीक्वेंसिंग में। चाहे यूके की बात कर लें, यूएस की कर लें, यूरोप की कर लें और दूसरे देशों की बात करें, और भी वेरिएंट मिले हैं, लेकिन डेल्टा वेरिएंट डोमिनेट कर रहा है अभी। और उसमें डेल्टा वेरिएंट का हमने भारत में जो हम लोगों का पूरा एक परिवेश रहा, वो अपने में बहुत चौंकाने वाला भी था और बहुत नुकसान भी किया। एक तो केसेस बहुत कम नहीं जा रहे, एक तो बने हुए हैं, और फिर से हम एक देखते हैं कि एक उछाल सा देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ लोग कह रहे हैं जैसे कि ये थर्ड वेव की आशंका हो सकती है कि थर्ड वेव की शुरुआत है? क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ है, और इसके पीछे क्या वो डेल्टा वेरिएंट कितना जिम्मेदार हो सकता है? जहां तक बढ़ने की बात है तो अभी दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनमें बढ़ रहे हैं केसेस। महाराष्ट्र में भी बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी भी प्लेटो नहीं हो पाया और बढ़ने लगे हैं केस। तो अगर वहां पे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि ये उत्तर भारत में भी आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वहीं बढ़ के रह जाएगा और यहाँ नहीं आएगा। लेकिन अभी जिस रफ्तार से ये वैक्सीनेशन हो रहा है, हम क्यों कैपेसिटी नहीं बढ़ा पा रहे? वैक्सीन की अगर प्रक्रिया किसी को भी पता है और बना सकते तो लोग बना लेते, लेकिन इतना आसान नहीं है वैक्सीन बनाना। इवन जो लोग ये लोग बना रहे हैं, इनके लिए स्केल अप करना भी उतना आसान नहीं हो रहा है, जो मेरी जानकारी है। पैसा है, लेकिन वो कह रहे हैं हम नहीं स्केल अप कर सकते इतनी जल्दी। जिन्होंने दोनों डोज ले लिए हैं या एक डोज लिए, उनके लिए कितनी सुरक्षित, वो कितनी सुरक्षा है उनके पास इस इन वेरिएंट्स के खिलाफ? नहीं, उनके लिए सुरक्षा है, लेकिन सुरक्षा के साथ ये सुरक्षा नहीं छोड़ना है। बचाव के उपाय हमें नहीं छोड़ने हैं। लगभग 1 वर्ष तो और अभी हमें इस धैर्य रखना ही पड़ेगा इसके लिए। तो अगर हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन के विषय में देखें तो 76% करीब है दोनों की जो एफिकेसी है। तो 76% का मतलब है कि 3/4 लोगों में संक्रमण से बचे रहेंगे, लेकिन 1/4 लोगों को संक्रमण होगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए,
ओलंपिक के बीच खिलाड़ी कैसे रख रहे हैं अपने बच्चों का ख्याल। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, आपके साथ पायल भुयन। भारत की स्टार खिलाड़ी एमसी मैरीकॉम ने आज ओलंपिक को अलविदा कह दिया। बॉक्सिंग चैंपियन मैरीकॉम को सुपर मॉम भी माना जाता है। अपने बच्चों को पालने के साथ साथ रिंग में भी वो अपना दबदबा दिखाती रही हैं, पर कई खिलाड़ियों के लिए ये इतना आसान भी नहीं होता। इसलिए इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में छोटे बच्चों को साथ लाने की इजाजत दे दी है। बीबीसी संवाददाता मियेश कातामे की ये रिपोर्ट। यूनिस सम और जेनेट जेपकोसगेई को जीतना आता है। दोनों पूर्व विश्व चैंपियन हैं, लेकिन सिर्फ ये एक बात दोनों में एक जैसी नहीं है। दोनों जानती हैं कि एक शानदार खिलाड़ी और एक माँ होना आसान नहीं है। जब मेरी उम्र कम थी तो मैं सोचती थी कि माँ बनने के बाद करियर खत्म हो जाता है। उसके बाद अपने शरीर को फिर से ट्रैक पर लाना मुश्किल होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। कीनिया की मध्यम दूरी की इन धावकों की दोस्ती को लगभग 10 साल हो गए हैं और अब बच्चों की देखभाल के लिए भी ये एक दूसरे पर ही भरोसा करती हैं। साल 2016 के रियो ओलंपिक में भी मेरा बच्चा इसी के साथ था। जेनेट के पास रहने की वजह से मेरे लिए भी अपनी बेटी से बात करना आसान होता था। हालांकि ये हमेशा एक दूसरे के साथ ईमानदार हों ऐसा नहीं है। मैंने यूनिस से पूछा कि क्या उसने अपना दूध पिलाना बंद कर दिया है। उसने कहा हाँ, पर ये सच नहीं था। माँ बनने की ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है। शायद इसीलिए अब तक सिर्फ 2 ही महिला खिलाड़ी बच्चों के जन्म के बाद अपने ओलंपिक का खिताब बचा पाई हैं। इनमें से एक हैं कैमरून की ट्रिपल जंपर फ्रैंकोइस बैंगो और दूसरी कीनिया की फेथ केपिगॉन, जो टोक्यो में 1500 मीटर की रेस में शामिल होंगी। टोक्यो में इस बार मैं एक खिलाड़ी के साथ एक माँ के तौर पर जाऊंगी, कीनिया के झंडे और अपने बच्चे दोनों के साथ। केपियोगॉन को साल 2019 के वर्ल्ड चैंपियनशिप से हौसला मिला, जहां उन्होंने जमाइका की शेली एन और अमेरिका की फेलिक्स स्प्रिंट को गोल्ड मेडल जीतते हुए देखा। शेली एन का बेटा उनके साथ ट्रैक पर था, पर मैंने एलन को घर पर ही छोड़ दिया था। जब बच्चा आसपास होता है तो ध्यान बढ़ता है। हालांकि परिवार का साथ होने के बावजूद 27 साल की ये खिलाड़ी चाहती हैं कि मम्मियों का एक एथलीट क्लब बने जो एक दूसरे की मदद करे। हाँ, माँ के लिए एक ऐसा क्लब हो जहाँ हमें एक दूसरे के अनुभवों से सीखने में मदद मिलेगी। एक बार फिर यूनिस अपने तीसरे ओलंपिक की तैयारी कर रही हैं। उन्हें अपनी दोस्त की मदद का ही भरोसा है। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे सीधे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @पायल भुयन। आज के लिए बस इतना ही।